गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। शिवरात्रि हो गया और बाबा भोले का आशीर्वाद भी सबको मिल चुका है। आइए अब पढ़ाई गहन अध्ययन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में भी हमने 6 अध्याय आप लोगों को अभी तक पढ़ा दिया है। पहली अध्याय दोस्तों सौरमंडल था, दूसरी अध्याय ब्रह्मांड था, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं विभिन्न देशों के लिए समय का निर्धारण था। दोस्तों, यहाँ समय फिजिक्स वाला समय नहीं समझिएगा, यहाँ समय जीएमटी से संबंधित है कि जीएमटी से किस देश का समय कितना आगे है और कितना पीछे है। पांचवी अध्याय दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं थी, जिसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संकल्पनाओं को पढ़ाया, बहुत गहराई से पढ़ाया। और छठी अध्याय पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास, जिसमें हम लोग पृथ्वी का निर्माण से लेकर अब तक का उसका इतिहास किस प्रकार रहा है, भूगर्भीय इतिहास किस प्रकार रहा है, उसके बारे में काफी गहराई से काफी अच्छे से पढ़े। ये सभी अध्याय 6 अध्याय दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो सभी 6 अध्याय आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। और अगर आप हमको कॉल करते हैं, हमारा फोन नंबर है 7004960735, तो हम आपको अपने कोचिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जिसमें आपको सभी संबंधित वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, पीडीएफ हम खुद से बनाते हैं, खुद से हैंड रिटन में बनाते हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी को वीडियो देख देख कर नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, जिससे आपको प्रत्येक दिन 2 घंटा से अधिक समय हम बचा देते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और अपने पढ़ाई का स्तर को उस स्तर तक ले जा सके जहां तक हर विद्यार्थी का सपना होता है कि हमारे परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न ऐसे हो जिसका उत्तर मेरे को नहीं पता हो। ऐसा हो नहीं सकता। आज जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है चट्टान। जो पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले चट्टान होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चट्टान का पहला अध्याय है, लेक्चर 1 है दोस्तों। इससे संबंधित एक और लेक्चर हम कल लेंगे और कल इसको पोस्ट भी कर देंगे। आइए तो बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय नष्ट किए, इस अध्याय का पहला लेक्चर जो है चट्टान का पहला अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। चट्टान, ये दोस्तों आज का चैप्टर है चट्टान। चट्टान का ये पहला लेक्चर आज हम ले रहे हैं। इससे संबंधित एक और लेक्चर होगा। आइए शुरुआत करते हैं। चट्टान भूपटल पर मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम एवं कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है चट्टान कहलाता है। दोस्तों, एक बार अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। भूपटल पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम एवं कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है चट्टान कहलाता है। चट्टान का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। चट्टान का निर्माण दोस्तों विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ। वर्तमान में पृथ्वी के भूपरपट्टी में तत्वों की संख्या 110 से अधिक है। दोस्तों, वर्तमान में भूपरपट्टी पर हमारे क्रस्ट जो है पृथ्वी का भूपरपट्टी, उस पर जो तत्वों की संख्या 110 से भी अधिक है, परंतु भूपरपट्टी का लगभग 98% से अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 चट्टान निर्माणकारी तत्व हैं। 110 में से सिर्फ 8 तत्व ही चट्टान निर्माणकारी तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है। दोस्तों, ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, लोहा 5.00% अथवा 5% पाया जाता है। 5वां है कैल्शियम दोस्तों, यह 3.63% पाया जाता है। 6ठा है सोडियम, यह 2.83% पाया जाता है। 7वां है पोटेशियम, यह 2.59% पाया जाता है। और 8वां है मैग्नीशियम, यह 2.09%
पाया जाता है। यह 8 तत्व ही है जिसका प्रतिशत भी हमने दे दिया है कि भूपर्पट्टी के निर्माण में ये 8 तत्व की ही भूमिका मुख्य रूप से होती है। पुनः क्रस्ट में खनिजों की संख्या, ये तो तत्वों की संख्या थी दोस्तों, 8 तत्व है जिसमें 110 से भी अधिक तत्व मौजूद हैं, जिसमें 8 तत्व मात्र भूपर्पट्टी के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्माण करते हैं। 98% से अधिक भूपर्पट्टी का भाग यही 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व दोस्तों ऑक्सीजन होते हैं और दूसरा सिलिकॉन होते हैं। ब्रह्मांड वाला नहीं समझिएगा, वातावरण वाला नहीं समझिएगा। वातावरण में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व नाइट्रोजन होते हैं। हम यहाँ पृथ्वी की भूपर्पट्टी में बोल रहे हैं। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इस प्रकार क्रमानुसार पाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों पुनः क्रस्ट में खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक है, लेकिन 24 खनिज को ही चट्टान निर्माणकारी खनिज माना जाता है और उसमें से भी मात्र 6 खनिज जो होते हैं चट्टान निर्माण में मुख्य रूप से अपना भूमिका निभाते हैं। वह 6 खनिज का नाम दोस्तों इस प्रकार है। पहला है फेल्सपार, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा है पायरोक्सिन्स, चौथा है एम्फीबोलस, पांचवा है अभ्रक और छठा है ओलिविन। ये 6 खनिज दोस्तों मुख्य रूप में है जिसको याद रखना पड़ेगा, जो चट्टान निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। चट्टान निर्माणकारी खनिज वर्गों में सिलिकेट में दोस्तों फेल्सपार और अभ्रक आता है और क्वार्ट्ज आदि की प्रमुख भूमिका होती है। फेल्सपार, सिलिकेट में दोस्तों ये 3 आते हैं, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज आदि की प्रमुख भूमिका होती है। जबकि ऑक्साइड में जो आते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि एवं कार्बोनेट में कैल्साइट और डोलोमाइट आदि की भूमिका इसके बाद आता है। प्रमुख चट्टान निर्माणकारी जो खनिज हैं फेल्सपार है, अभ्रक है और क्वार्ट्ज है। ये तीनों ही प्रमुख चट्टान निर्माणकारी खनिज माने जाते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक। बाकी के जो तत्व हैं वो ऑक्साइड में आते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और कार्बोनेट में आते हैं कैल्साइट और डोलोमाइट आदि का स्थान क्रमशः उसके बाद आता है। तो ये था दोस्तों, निर्माण विधि के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। निर्माण विधि के आधार पर दोस्तों चट्टान 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला चट्टान है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, दूसरा है अवसादी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, तीसरा है रूपांतरित चट्टान या इसको कायांतरित चट्टान भी हम लोग बोलते हैं, इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला गया है। आज दोस्तों आज के चट्टान का यह पहली अध्याय में लेक्चर 1 में हम लोग सिर्फ आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी लेक्चर में अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे में उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। दोस्तों लोहा जो पिघल जाता है उसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं, उसी का ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा होता है, तरल तप्त लावा जो होता है उसका ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं तथा इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। पूरा दोस्तों एक बार इतना हमने मेहनत करके सजाया है, एक बार अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। सबसे पहले इस चट्टान का ही निर्माण हुआ था। सबसे पहले दोस्तों आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ। जब पृथ्वी की निर्माण हुई, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और चट्टानों का जब निर्माण होने लगा तो सबसे पहले निर्मित होने वाले चट्टानों में आग्नेय चट्टान है। जबकि अवसादीय और कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ है। अवसादीय और कायांतरित जो रूपांतरित चट्टान है दोस्तों उसका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण क्रिया के द्वारा हुआ है। बाद में बताएंगे दोस्तों अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। इस चट्टान में परतें नहीं पाया जाता। ये आग्नेय चट्टान में दोस्तों परतें नहीं पाया जाता है। अब पूरा ये एक सील के रूप में होता है तथा जीवाश्म का भी अभाव होता है। और इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में दोस्तों जीवाश्म अर्थात किसी प्रकार का जीव का अंश नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है उस समय का ये चट्टान है जिस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी।
इस चट्टान के ऊपर रासायनिक अपक्षय का कम प्रभाव पड़ता है। इस चट्टान पर दोस्तों रासायनिक अपक्षय, जो रासायनिक प्रक्रिया होता है उसका कम प्रभाव पड़ता है, जबकि भौतिक और यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे हवा है दोस्तों, धूल है दोस्तों, आंधी है और हिमपात है आदि का प्रभाव जो है इस चट्टान पर अधिक पड़ता है और इसी से ज्यादा अपरदन होता है, जबकि रासायनिक प्रभाव इस पर बहुत कम पड़ता है। परिणाम स्वरूप विघटन एवं वियोजन होता रहता है तथा अवसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण होते रहता है। पहले ही बता दिए दोस्तों, आग्नेय चट्टान से ही अवसादी और कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। स्थिति एवं संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान ये है दोस्तों अंतर्जात आग्नेय चट्टान, दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। पुनः अंतर्जात आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा गया है, पातालीय आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी उद्गार दोस्तों के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाता है। जो दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो मैग्मा जो निकलता है वह मैग्मा धरातल के ऊपर न निकलकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार के होते हैं। पहला है पातालीय आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई पर होता है, पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर अत्यधिक गहराई पर होता है, जहां का तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तथा इसका रवे बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी के अत्यधिक गहराई पर बनते हैं पातालीय आग्नेय चट्टान, जहां का तापमान अधिक होने के कारण यह धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण इसका क्रिस्टल यानी कि रवा जो होता है वो बड़े बड़े होते हैं। ग्रेनाइट चट्टान इसी प्रकार के चट्टान के उदाहरण यानी कि पातालीय आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण ग्रेनाइट है। इसका नामकरण प्लूटो जो है यूनान का पाताल का देवता है, प्लूटो देवता के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण ये पातालीय आग्नेय चट्टान का नामकरण। दूसरा है दोस्तों मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों और ज्वालामुखी नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तथा कालांतर में ये चट्टान अपरदन के बाद विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के जो ज्वालामुखी उद्गार धरती के नीचे से निकलता है दोस्तों, उसको धरातल का अवरोध का भी सामना करना, विरोध का भी सामना करना पड़ता है। और कहीं कहीं क्या होता है वो ज्वालामुखी नली के अंदर ही जमकर ठंडा रूप धारण कर लेता है और जब कई हजारों सालों के बाद अपरदन क्रिया के बाद वहां का धूल उड़ा दिया जाता है तो वो चट्टान हमको विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ने लगता है, जिसको हम लोग मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। डोलोमाइट और मैग्नेटाइट इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। डोलोमाइट दोस्तों और मैग्नेटाइट, डोलोमाइट और मैग्नेटाइट इन चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके और भी रूप होते हैं जैसे लेपोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, सील डाइट आदि, ये सब इसके रूप हैं। दोस्तों ये है ज्वालामुखी उद्गार। ये वाला भाग जो होता है शंकुनुमा भाग, इसको क्रेटर या कैल्डेरा भी बोला जाता है। सबसे नीचे जो ज्वालामुखी जो सबसे नीचे जो जमता है उसको बैथोलिथ बोलते हैं और फिर नली में जम के ऊपर में बड़ा सा जम जाता है और उठा हुआ भाग जो होता है उत्तल भाग उसको लेपोलिथ बोलते हैं, और उसको लेपोलिथ बोलते हैं दोस्तों। और लेपोलिथ ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिथ किसी भी प्रकार के चट्टानों में मैग्मा का गुंबदानुमा जमाव होता है। ये गुंबदनुमा जमाव जो सबसे नीचे होता है दोस्तों उसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। मैग्मा का गुंबदनुमा जमाव को हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। किसी भी प्रकार के चट्टानों में मैग्मा के
नुमा जमाव है बेथोलिथ। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसे रवे कणों का आकार बड़े बड़े होते हैं, इसके कणों का आकार बड़े बड़े होते हैं। यह ग्रेनाइट प्रकार का होता है, बेथोलिथ ग्रेनाइट प्रकार का होता है। यह अपेक्षाकृत अधिक गहरे भागों में देखा जाता है। सबसे अधिक गहरे भागों में दोस्तों बेथोलिथ होता है और सबसे चौड़ी भागों में भी फैला हुआ है। ये देखिए नीचे जितना फैला हुआ है यह बेथोलिथ है, बेथोलिथ है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग अलग प्रकार ठंडा होने की प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल के रूप में देखे जाते हैं। इनमें लेकोलिथ, उत्तल ढाल, लेकोलिथ ये हुआ उत्तल ढाल दोस्तों। लेकोलिथ को उत्तल ढाल कहते हैं, लेपोलिथ को अवतल ढाल कहते हैं, लेपोलिथ को अवतल ढाल कहते हैं। ये अवतल ढाल है दोस्तों, ये लेपोलिथ है। लेपोलिथ को अवतल ढाल कहते हैं। और फेकोलिथ मोरदार पर्वत के अभिनतियों व अपनतियों के अभ्यंतरित लावा जमाव है। मोरदार पर्वत जो होता है, मोरदार पर्वत के अपनतियों और अभिनतियों में, अभिनति में ऊंचा और अपनति मतलब नीचा में अभ्यंतरित लावा जमाव है। ये दोस्तों ये मोरदार पर्वत जैसा लग रहा है, उसी में लावा का जमाव को हम लोग फेकोलिथ बोलते हैं। इसी प्रकार सील एवं डाइक, सील और डाइक जो होता है दोस्तों, क्रमशः लावा के क्षैतिज और लंबवत जमाव होता है। क्षैतिज जमाव ये है, लावा का क्षैतिज जमाव ये है, हम लोग इसको सील बोलते हैं। और लंबवत जमाव को हम लोग डाइक बोलते हैं। ये सोया हुआ जैसा जो लावा का जमाव है दोस्तों, वो सील कहलाता है। और एक खड़ी वाली भाग जो होता है वो डाइक कहलाता है, सील और डाइक कहलाता है। सील की पतली परत को सीट कहते हैं। सील जो होता है दोस्तों, उसकी पतली परत को सीट कहते हैं। और डाइक के छोटे स्वरूप को स्टॉक कहते हैं। सील की जो पतली परत होती है उसे, सील की पतली परत को हम लोग सीट कहते हैं। और डाइक की जो छोटे स्वरूप होते हैं उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों के बाह्य भागों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। क्रेटर एवं कैल्डेरा जैसे धसे हुए स्थल रूप ज्वालामुखी शंकुओं के ऊपर बने होते हैं। क्रेटर और कैल्डेरा ये दोस्तों आश्रित शंकु है, और जब ये बड़ा होता है तो इसी को हम लोग कैल्डेरा कहते हैं। जो ज्वालामुखी उद्गार जहां से लावा धरती से निकलकर चीर के बाहर निकलता है, वहां एक शंकु नुमा आकृति बन जाता है, इसको हम लोग ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। और वो ज्वालामुखी शंकु जब बड़ा होता है उसको कैल्डेरा कहा जाता है। अब दोस्तों अंतर्जात अग्नि चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब बाह्य अग्नि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ के भूपरपट्टी के ऊपर आ जाता है, जब तरल एवं तप्त मैग्मा जो होता है धरती को चीरकर भूपरपट्टी के ऊपर आ जाता है, तो वह तेजी से ठंडा होने लगता है। तेजी से ठंडा होने लगता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। या तेजी से ठंडा होने के कारण इसके रवे छोटे छोटे होते हैं, और बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बेसाल्ट दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार पढ़ लेंगे। जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ के भूपरपट्टी के ऊपर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के चट्टान को बाह्य अग्नि चट्टान कहा जाता है। इस चट्टान के रवे छोटे छोटे होते हैं। बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है। इस चट्टानों के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस चट्टानों के क्षरण से ही दोस्तों, इस चट्टानों के मतलब बाह्य अग्नि चट्टान जो होते हैं, तो लावा जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूपरपट्टी को चीर कर ऊपर आता है, वह भूपरपट्टी पर पूरा फैल जाता है, तो उसी के क्षरण से यानी कि अपर्दन से या क्षरण से या निक्षेपण से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, चट्टान चैप्टर का पहला लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी खुद कीजिए और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए,
ताकि ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा अभावित लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों ये क्लास हम फ्री में लेते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। पीडीएफ भी हम मेहनत करके बनाते हैं और वो भी हम फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए भी एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसलिए मैं चार्ज नहीं करता हूं क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, सरकार से हमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है और बचा हुआ जो समय मेरे पास बचता है उसका शाम को मैं वीडियो बनाता हूं और खुद से पीडीएफ भी नोट बनाता हूं ताकि आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता ना हो, आपका समय बचे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, चट्टान चैप्टर का पहला लेक्चर। इससे संबंधित और एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे और इस प्रकार हम लोग भूगोल क्रमबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। दोस्तों कुछ विलंब हो रहा है, जैसे कि हम बोले थे 1 महीना में खत्म कर देंगे, तो 1 महीना नहीं 2 महीना तक लगेगा इसमें, जो कि भारतीय भूगोल भी पढ़ाना है। तो 2 महीना में दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी एग्जामिनेशन से पहले ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आपका क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ये था आज का क्लास। गुड इवनिंग अगेन।